मेरी शादी हुई तो मेरा शौहर मुझे दुबई लेकर चला गया क्योंकि वो दुबई में ही काम करता था। मगर दुबई जाते ही शौहर ने कहा कि मेरी नौकरी छूट गई है तो तुम्हें भीख मांगनी पड़े। मैं भीख मांगने लगी। एक दिन मेरे शौहर ने एक आदमी को मुझे बेच दिया। वो गाड़ी में बिठाकर मुझे ले जाने लगा। मैं चीख रही थी और रो रही थी। उस आदमी ने गाड़ी वीराने में रोकी और बोला, रो मत बहन, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। मैं ये सुनकर दंग रह गई कि वो तो बिल्कुल सच्चा। क्योंकि सना जल्दी करो, देर हो रही है। जब मेरे शौहर की गुस्से भरी आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं नींद से जाग गई। मैं बहुत गुस्से में थी कि ये सब क्या है। सुबह सुबह उठो और अब बिना खाए पिए पैसे कमाने निकल जाओ। मैंने अपने शौहर की आवाज को अनसुना कर दिया और बिस्तर पर ही लेटी रही। कुछ देर बाद मेरे शौहर मेरे पास आए और मेरे ऊपर से रजाई खींचकर गुस्से से बोले, क्या तुम घोड़े बेचकर सो रही हो? मैं पागलों की तरह तुम्हें आवाज पर आवाज दे रहा हूँ। मेरा पारा हाई होने से पहले जल्द से नीचे उतर कर आ जाओ। मुझे बहुत जोर का गुस्सा आ रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है। हसन मुझे ऐसे ही पारा हाई होने की धमकी देते थे। आज मैं भी बिना किसी डर के फिर से बिस्तर पर लेट गई क्योंकि हसन मुझे हमेशा धमकाता था, कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाता था। मैं हमेशा इसकी धमकियों से डर जाती थी, लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था उठने को। जो होगा देखा जाएगा, यही सोचकर मैं रजाई में लेटी रही। 5 मिनट बाद इसकी नजर फिर से मुझ पर पड़ी कि अब तक मैं सो रही हूँ। शायद मेरी किस्मत खराब थी। इस बार हसन आया तो इसने मुझे धमकी नहीं दी बल्कि मेरे बाल खींचकर मुझे खड़ा कर दिया और बोले, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी बकवास समझ नहीं आती? पहले दिन ही समझा दिया था कि मुझे गुस्सा मत दिलाना, मगर तुम पर कोई असर नहीं होता तो चलो ऐसे ही चलो। इतना बोलकर हसन ने मुझे घर से बाहर धक्का दे दिया, जबकि मैं तो अभी पूरी तरह नींद से भी नहीं जागी थी। मेरे बिखरे हुए बाल थे, पैरों में चप्पल नहीं थी और मैं हक्का बक्का चेहरा लिए हुए हसन के पीछे खिसकती चली जा रही थी। मैंने हसन को कई बार कहा कि मेरा हाथ छोड़ दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी, जिस पर हसन ने गुस्से से कहा कि ये नौबत तो तुम खुद लेकर आई हो। जब मैंने तुमसे एक बार कह दिया था, लेकिन तुम्हें तो एक बार में मेरी बात समझ आती ही नहीं। जब हसन ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं थक हार कर चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से की घूंट पीकर रह गई। लेकिन मैं सिर्फ गुस्सा ही कर सकती थी, वो भी अंदर ही अंदर। हसन की बात मानने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर बाद हम एक टूटी फूटी दुकान के सामने आ गए। इस दुकान पर बहुत कम लोग आते जाते थे। दुकान के मालिक ने जैसे ही हमें देखा, सर के इशारे से हमें अंदर आने के लिए कहा। हसन और मैं दोनों दुकान के अंदर चले गए, जहाँ पर हसन ने अलमारी खोली। अब हसन चुपचाप अपना काम कर रहे थे और मुझसे कुछ नहीं कह रहे थे। वह अलमारी से हसन ने कुछ कपड़े मेरी तरफ किए और कुछ कपड़े निकाल कर खुद पहनने लगे। ये फटे पुराने कपड़े थे। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए हसन के हाथ से कपड़े लेकर मैंने एक तरफ रख दिए, जिस पर हसन ने मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा कि खबरदार अगर कोई ड्रामा यहाँ किया तो। हसन का गुस्सा इतना था कि डराने के लिए काफी था। कुछ ही देर में मेरा और हसन का हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। आज मेरा बार बार रोने का दिल कर रहा था। आंखों में आंसू आते तो हसन से छुपा कर आंसू पूंछ लेती, नहीं तो हसन और गुस्सा करता। शादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ था कि हसन ने मुझ पर हाथ उठाया था, नहीं तो इससे पहले हसन सिर्फ और सिर्फ धमकी देते थे और मैं हसन की बात मान भी लेती थी। लेकिन आज हसन अपनी धमकियों को असली रंग दे देंगे, ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मुझे नीचे बेसमेंट में ही छोड़कर हसन ऊपर चले गए और दुकान के मालिक से कुछ पूछने लगे। मुझे पता था कि हसन क्या पूछ रहे हैं, इसलिए बेकार की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बातचीत के बाद दुकान के मालिक ने हसन की तरफ एक पेपर सिग्नेचर के लिए बढ़ा दिया और कुछ इशारा किया। मैं इस इशारे को भी पहचानती थी। इशारा पाती ही मैं चुपचाप उठकर हसन के पीछे चल दी। अब हम सड़क पर आ चुके थे। थोड़ी देर बाद हम एक मॉल के सामने आ गए। हसन ने मुझे बाहर पार्किंग में खड़ा किया और खुद मॉल के अंदर चला गया। बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। क्या पता इतने लोगों के बीच में ही हसन मुझ पर फिर से हाथ उठा देते, इसलिए चुपचाप इस गर्मी में वहां मैं खड़ी रही। थोड़ी देर बाद एक अमीर आदमी की गाड़ी वहां पर आई। मैं जल्दी से इसके पास गई और अपने हाथ आगे बढ़ाकर इससे कुछ पैसे मांगने लगी। इस अमीर आदमी ने मेरी तरफ बहुत ही गुस्से से देखा और गुस्से में ही मेरी तरफ कुछ पैसे उछाल दिए। इस आदमी के लिए वो पैसे बहुत थोड़े से थे, लेकिन मेरे लिए वो पैसे बहुत थे। अगर मैं अपनी मर्जी से भीख मांगती तो इतने ही पैसों में अपना गुजारा कर लेती और इस गर्मी से बच जाती। लेकिन हसन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देते, तो चुपचाप इसी गर्मी में खड़ी अपना काम करती रही। धीरे धीरे करके पार्किंग में गाड़ियों की लाइन लगने लगी। मैं हर आने वाले के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगती और हर आने वाला मेरे हाथ पर कुछ ना कुछ पैसे रख देता। खड़े खड़ी मेरी कमर दर्द करने लगी थी, मेरे पैर भी दुखने लगे थे। थोड़ी ही देर में मैं एक पेड़ की छांव में बैठ गई। इतनी देर में 6 गाड़ियां मेरे सामने से निकल गई थी, लेकिन मैं इनसे भीख मांगने
के लिए नहीं उठी थी। तभी हसन मॉल से बाहर आ गया और जब उसने मुझे देखा तो गुस्से से मेरे पास आया और बोला, ये क्या कर रही हो तुम? आराम से यहाँ बैठी हुई हो और देखो तुम्हारे सामने से कितनी गाड़ियां निकल गई हैं। ऐसा होता है क्या धंधा? अगर तुम्हें काम करना है तो मुझे चुपचाप बता दो, वरना मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हारी छुट्टी कर देता हूँ। फिर अपनी मर्जी करती रहना। हसन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, हसन मेरी कमर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। उसी वक्त हसन ने मेरी कमर पर एक टांग मारी। लो हो गई तुम्हारी कमर ठीक? उस वक्त मैं बैठी हुई थी और हसन खड़ा था, इसलिए हसन की ये हरकत और आसपास के खड़े लोग इन्हें देख रहे थे। हसन की टांग इतनी तेज थी कि मैं दर्द से बुला उठी थी। मैं अपने दर्द से संभल भी नहीं पाई थी कि हसन ने मुझे बालों से पकड़ कर उठाया था और कहा, चुपचाप अपने काम पर लग जाओ, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलना भी मत। ये कहकर हसन दोबारा मॉल में चला गया। मैं तो पूरे दिन की भूखी प्यासी थी, ऊपर से इतनी गर्मी और सोने पर सुहागा था जो कि हसन की टांग ने किया था। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ चाह रहा था, लेकिन मजबूरी में मैं खड़ी हो गई और दोबारा भीख मांगने लगी। हसन ने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन पता नहीं आज इससे क्या हो गया था। भूखे रहने की वजह से मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन मैं हसन को मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी काम पर लगी रही। जब हसन अपने काम से फ्री होकर आए तो हम टैक्सी पकड़कर वापस उसी दुकान में चले गए और कपड़े उतार कर रखने के बाद हसन ने कागज पर दस्तखत किए और हम फिर से घर वापस आ गए। काश हम घर वापस ना आते, क्योंकि हसन ने घर आते ही पूरे दिन का गुस्सा निकाल लिया था। दर्द से मेरा पूरा जिस्म टूट रहा था। पहले मैं लड़कियों पर हंसा करती थी जो इतनी मार खाने के बावजूद भी शौहर को नहीं छोड़ती। मैं इन औरतों को बहुत सुनाती थी, लेकिन आज जब वही सब कुछ मेरे साथ हुआ तो जैसे मेरी जुबान चली गई थी। हसन मुझे मार कर और मुझे घर के अंदर बंद करके जा चुके थे। मेरा पूरा जिस्म दुख रहा था। मैं तो यहाँ पर किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। अपने मुल्क, अपने शहर, अपने घर से इतनी दूर थी कि किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती थी और ना ही यहाँ से भागकर जा सकती थी। मैं तो यहाँ के रास्तों को भी नहीं पहचानती थी और भागकर जाती तो कहाँ जाती। यहाँ के लोगों की जबान भी दूसरी थी। सब लोग इंग्लिश में बात करते थे और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। रोते रोते पता नहीं कब दीवार से टेक लगाकर ही मैं सो गई थी। सुबह मेरी आंख हसन के आवाज पर खुली थी। आज हसन मुझे बहुत ही प्यार से उठा रहे थे। कल वाले गुस्से की कोई भी झलक हसन में नजर नहीं आ रही थी। आज हसन का रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। हसन ने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए मुझे उठाया था। कहने लगे, सना उठ जाओ, कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। अब तो हसन का इतना ज्यादा प्यार मुझे डराने लगा था। आज मैंने गुस्सा दिखाने की गलती नहीं की। गुस्सा दिखाने का इंजाम कल मैं भुगत चुकी थी। मैं चुपचाप उठकर हसन के पीछे चल दी। हसन मुझे खुद ही अपने हाथों से नाश्ता कराने लगे। मैं तो आंखें फाड़े हसन को देख रही थी। कल से पहले कभी हसन ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था, तो अब पहले कभी इतना प्यार भी नहीं जताया था। जैसे ही नाश्ते का पहला नवाला मुंह में डाला तो सबसे पहले ख्याल यही आया कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, क्योंकि इतना शानदार नाश्ता मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। हमारे घर में कभी खाना नहीं बनता था। हसन बहुत ही सस्ते से होटल से खाना लेकर आते थे जो बिल्कुल भी मजे का नहीं होता था, बस गुजारे लायक होता था। मैं कल की भूखी थी, खाने पर टूट पड़ी और जी भर कर खाना खाया। खाना खाने के बाद हसन ने मेरी तरफ चाय का कप बढ़ा दिया और साथ में 2 गोलियां भी पकड़ा दी। कहा कि इनको खा लो, तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा। मैं चुपचाप हसन की सारी बातें मानती चली गई। चाय का कप पकड़ा और चुपचाप गोलियां खा ली और फिर इसके बाद हसन ने मुझसे अपने कल वाले रवैये के लिए माफी भी मांगी। मैंने भी हसन को माफ कर दिया, क्योंकि हसन को माफ करने के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। ना तो यहाँ से मैं भागकर जा सकती थी, ना ही हसन से लड़ सकती थी। हसन से लड़ने का मतलब था कुएं में गिर जाना था। हसन बहुत ही प्यार से बोला, सना दिल तो नहीं कर रहा कि तुम इस हालत में काम पर लेकर जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। मेरा जिस्म दर्द कर रहा था। कल की चोटों का दर्द अभी था। जब हसन का रवैया बदला हुआ देखा तो मैंने भी कहा, हसन रहने दो ना, आज नहीं चलते इस बार। हसन बोला, सना काम पर तो चलना होगा, लेकिन मैंने तुम्हारी सेहत के लिए कुछ इंतजाम किया है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आया तो सामने व्हील चेयर पड़ी हुई थी। कहने लगा, देखो मैं ये लेकर आया हूँ, इस पर बैठकर तुम काम करना। अब तुम्हें पैदल नहीं चलना पड़ेगा। व्हील चेयर देखते ही गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। यानी कि अब हसन इतना गिर गया था कि मेरे जख्मों से भी पैसे कमाना चाहता था। मैंने आज फिर अपनी मनमानी की और हसन की बात नहीं मानी। मैं व्हील चेयर पर नहीं बैठी। मेरे मना करने पर हसन का रवैया फिर से बदलने लगा था। हसन ने अगली बार थोड़ा चीख कर कहा, सना सुनाई नहीं देता, व्हील चेयर पर जाकर बैठ जाओ। फिर मेरी मजबूरी फिर से सामने आ गई। अगर हसन की बात ना मानती तो हसन आज मुझे फिर जानवर की तरह पीटता। मैं चुपचाप जाकर व्हील चेयर पर बैठ गई। थोड़ी देर में
मैं और हसन फिर से उसी दुकान के पास पहुंचे। इस बार हसन ने मुझे कपड़े बदलने के लिए नहीं दिए। कहने लगे तुम ऐसे ही ठीक हो। थोड़ी देर बाद हम फिर से एक मॉल की पार्किंग में आ गए, लेकिन इस बार हसन अंदर नहीं गया। मेरी व्हीलचेयर पकड़े हुए वही पार्किंग में खड़ा रहा और मेरी हैरत की इंतहा न रही। इस बार हमें लोगों से भीख मांगनी नहीं पड़ी, बल्कि लोग खुद ही मेरे पास आते और मेरी झोली में पैसे डालकर चले जाते। आज एक ही दिन में हमारे पास इतने सारे पैसे हो गए थे कि शायद हम एक महीने में भी जमा नहीं कर पाते। हसन तो खुशी से पागल हो रहा था। वो बार बार मुझसे पूछता, सना भूख तो नहीं लगी? मुझे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था, इसलिए मैंने कुछ भी खाने के लिए मना कर दिया। अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रही थी। मेरे ख्वाब यूं टूटकर बिखर जाएंगे, कभी सोचा ना था। जब हसन से शादी हुई थी तो कितने ख्वाब सजा कर आई थी। मैं बहुत ही अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी और बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। मैं अपने पूरे खानदान की लाडली थी। लेकिन बड़े कहते हैं ना, जो सबसे ज्यादा लाड प्यार से पाला जाता है, जिंदगी उसके साथ ही सबसे भयानक मजाक करती है। और मेरे साथ भी जिंदगी ने एक ऐसा ही गंदा भयानक मजाक किया था। बचपन से ही मेरा ख्वाब आर्मी में जाने का था, लेकिन हम एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, जहां पर लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ही बहुत बड़ी बात होती है। आर्मी में जाने का तो कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैंने अपने आर्मी बनने की ख्वाहिश अपने दिल के अंदर ही दबा लिया था। हम 3 बहन भाई थे। मैं सबसे छोटी थी। हम 2 बहनें और एक भाई था। मेरे दोनों बहन भाई की शादियां हो चुकी थी। मेरे पापा एक कंपनी में मैनेजर थे और पैसे की कोई खास दिक्कत नहीं थी। आराम से गुजारा हो रहा था। मेरे दोनों बहन भाई ने अच्छी पढ़ाई की थी, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही सुस्त थी, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी और ना ही मेरे माँ बाप ने मुझ पर पढ़ाई के लिए जोर डाला। और इस तरह मैंने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की और फिर पढ़ाई छोड़ दी। ज्यादा लाड प्यार की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा सुस्त हो गई थी। जब मेरी माँ मुझे किसी काम के लिए कहती तो मेरा जवाब ना में होता। मेरी माँ ने कहा कि कोई तो हुनर सीख लो, पढ़ी लिखी नहीं हो तो कुछ तो हुनर हाथ में होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर भी सुस्त पड़ जाती थी। मेरी माँ मुझे कोई काम सिखाती तो मैं 1-2 मिनट के बाद ही माँ के पास से हट जाती। खाना बनाने में मुझे सिर्फ अंडा चाय बनाना आती थी या फिर ज्यादा से ज्यादा मैक्रोनी बना लेती थी। मैंने अपने माँ बाप के लाड प्यार का इन्हें यही फल दिया कि इन्हें खूब सताया। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। अब यहाँ पर भी एक नई परेशानी ने जन्म लिया, क्योंकि मेरे लिए जो भी रिश्ता आता सबको पढ़ी लिखी कमाओ और होनहार लड़की चाहिए थी। ये तीनों हुनर एक लड़की में ना हो तो कम से कम एक हुनर तो होना चाहिए, लेकिन मेरी बदकिस्मती, मेरे अंदर तो एक भी हुनर नहीं था। ना मैं पढ़ी लिखी थी, ना कमाओ थे और ना ही मेरे हाथ में कोई हुनर था। मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था। 1-2 जगह बात बनने वाली थी, लेकिन जब लड़के वालों ने छानबीन कराई तो मेरे मोहल्ले वालों ने साफ साफ लफ्जों में लड़के वालों के कान भर दिए कि लड़की ना तो पढ़ी लिखी है, ना ही घर के कामों में माहिर है, घर के काम काज में भी बहुत ही सुस्त है। कम पढ़ी लिखी लड़की फिर भी चल जाती है, लेकिन उस लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाता है जिसे खाना भी बनाने नहीं आता था। कहीं भी मेरे रिश्ते की बात नहीं बनी। अब तो मेरे माँ बाप भी मुझ पर ताने कसने लगे थे। मेरी माँ मुझे जबरदस्ती किचन में भेजती, लेकिन मैं कुछ ही देर में किचन से वापस चली आती। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मुझे कुछ भी सीखने का कोई शौक नहीं था। बड़ी बहन ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मगर मेरा कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो सका। फिर मेरी माँ ने फकीर बाबा के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए कि शायद कहीं मेरे रिश्ता किसी ने बंदवा तो नहीं दिया। इसलिए 3-4 बाबा बदलने के बाद कहीं जाकर एक दिन मेरा रिश्ता आया। उस रिश्ते को घर बुलवाने से पहले मेरी माँ ने न जाने कितनी कितनी मनते मुरादे मांगी थी। मेरे ऊपर भी न जाने क्या क्या पढ़कर फूंकती रही। अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी थी कि बस किसी तरह मेरी शादी हो जाए, वरना हमारी पड़ोसन है जिसकी शादी नहीं हुई थी, इसकी तरह सारी उम्र लोग मुझे भी ताने देंगे। मैंने भी अपने दिल में दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि यहाँ रिश्ता हो जाए। रिश्ता आया तो उस लड़की की बड़ी बहन साथ थी, उसका भाई भी था। भाई दुबई में नौकरी करता था और यहाँ पाकिस्तान में शादी करने के लिए आया था। शादी के बाद अपनी बीवी को फौरन दुबई ले जाता। मेरे माँ बाप को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था, मगर उन्होंने लड़के को साफ बता दिया कि हमारी लड़की ना तो पढ़ी लिखी है, ना ही इससे कोई हुनर आता है। यहाँ तक कि हमारी लड़की को खाना पकाना भी नहीं आता, क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि रिश्ते वाले अब तो हाँ करके जाएं, लेकिन बाद में लड़की की असलियत जानने के बाद रिश्ते से मना ना कर दें, क्योंकि जब रिश्ता होने के बाद रिश्ता टूटता है तो ज्यादा दुख होता है। जिस पर लड़के की बहन ने कहा था, हमें सिर्फ लड़की दिखा दो, अगर हमें लड़की पसंद आ गई तो इन सब बातों का कोई मायने नहीं है, और बाकी जो काम लड़की को नहीं आता वो हम धीरे धीरे इसे सिखा देंगे। और वैसे भी ये सब काम करने की लड़की को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ दुबई में मेरे बहुत सारे नौकर हैं और वही
सारा काम करते हैं। और फिर जैसे ही मेरी माँ मुझे रिश्ते वालों के सामने लेकर आई और उन लोगों ने मुझे पहली नजर में पसंद कर लिया, मेरी ननद ने उसी वक्त अपने हाथों से सोने के कंगन उतार कर मेरी कलाई में पहना दिए और बोली हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, बस अब जल्दी से लड़की हमारे हवाले कर दें। मेरी माँ तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मेरी माँ ने जब जहेज की बात की तब मेरी ननद ने मना कर दिया, कहने लगी कि बस अपनी लड़की को पहनने के लिए कुछ कपड़े वगैरह दे देना, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, शादी सादगी से करनी है, इसलिए तैयारियों में टाइम तो लगेगा, नहीं तो मैं चाहती हूँ कि अगले हफ्ते ही दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि इसके बाद फिर हमने सना के पेपर भी बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा भाई हसन सना को अपने साथ ही लेकर दुबई जाएगा। मेरे माँ बाप को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारी अनपढ़ बेटी का इतनी अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा, वो भी बिना किसी जहेज के। वो लोग चले गए तो एक बार मेरी माँ ने मेरी भी मर्जी जाननी चाहिए। मैंने सर झुकाकर अपनी माँ को कहा, जैसा आपको ठीक लगे, आप बेहतर जानती हैं। मेरी माँ मेरा जवाब सुनकर खुश हो गई और शुक्राने के नफल अदा करने लग गई। चलो अब मेरा भी रिश्ता हो गया, मुझे लोगों के ताने नहीं सुनना पड़ेंगे। अगले ही हफ्ते शादी थी। पूरा मोहल्ला दांतों तले उंगली दबा रहा था कि इसका इतनी अच्छी जगह रिश्ता कैसे हो गया, और ये मेरी माँ थी कि सब पर ध्यान घुमा रही थी। और फिर मेरी शादी भी हो गई, मैं अपने ससुराल आ गई। शादी के एक हफ्ते बाद तक हम पाकिस्तान रुके थे। तब हसन ने जल्दी जल्दी मेरे पेपर तैयार करवा लिए थे। उसी एक हफ्ते में ही मुझे हसन से इतना प्यार मिला था कि मुझे खुद की किस्मत पर रश्क होने लगा था। शादी के एक हफ्ते बाद ही हम दुबई आ गए। दुबई में हसन का घर बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन बहुत प्यारा था। सारी चीजें घर में मौजूद थी। इस घर में पहुंचकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। घर में ऐसे ऐसे सामान थे जो मैंने अपने घर में कभी नहीं देखे थे। हसन मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन हसन की मुझे एक बात बहुत गलत लगती थी, और वो ये थी कि हसन बहुत गुस्सा करते थे। कोई भी बात कहते तो गुस्से से ही कहते और मुझे धमकाते कि मेरी बात एक ही बार में मान जाना, नहीं तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, और अगर एक बार मेरा हाथ उठ गया तो फिर बार बार उठता रहेगा, इसलिए ये नौबत मत आने देना। हसन की धमकियों से मैं डर जाती और हसन की सारी बातें खुशी खुशी मान लेती। दुबई आकर हसन की सबसे पहली बात जो झूठ निकली थी वो ये थी, हसन ने कहा था कि दुबई में मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नौकर नहीं था। घर के सारे काम मैं खुद ही करती थी। खाना बनाना आता नहीं था, इसलिए हसन होटल से खाना ले आते थे। लेकिन एक दिन हसन जब घर आए तो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो हसन पहले टालते रहे, लेकिन बहुत बार पूछने पर बताया कि इनकी नौकरी चली गई है और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है। अगर हम 15 दिन के अंदर ये कर्जा नहीं चुका पाए तो हमें दुबई से वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग फिर मुझे नहीं छोड़ेंगे। हसन की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। दुबई छोड़कर पाकिस्तान जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जो ऐश इशरत मुझे दुबई में मिल रही थी पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं मिलती। मैंने हसन से कहा, हसन तुम टेंशन मत लो, ऐसा करो कुछ अपने लिए काम ढूंढो और मेरे लिए भी कुछ काम ढूंढो। मैं भी काम करने के लिए तैयार हूँ, कम से कम कुछ पैसे तो घर आएंगे। मेरी बात सुनकर हसन ने जो बात कही तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं हैरानी से हसन को देखने लगी। हसन ने कहा कि हम भीख मांगेंगे। मैंने कहा, हसन कैसी बातें कर रहे हो, भीख मांगना तो बहुत ही गंदा काम है। खुदा ने हमें सही सलामत हाथ पैर दिए हैं, हम मेहनत करके पैसे कमाएंगे। हसन कहने लगा कि 15 दिन के अंदर ही मैं अपना कर्जा उतारना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो भी भीख मांगता है, एक दिन में लाखों कमा लेता है। अगर हम भी भीख मांगेंगे तो 15 दिन में हमारा कर्जा उतर जाएगा, फिर हम ये काम करना छोड़ देंगे और हो सकता है पैसे थोड़े ज्यादा हो जाएं तो मैं अपना कुछ बिजनेस शुरू कर दूंगा, फिर तो हमारे वारे नियारे हो जाएंगे। हसन ने धीरे धीरे मुझे शीशे में उतार लिया था। मजबूरी में मैंने हसन की बात मान ली। हसन ने मुझे बताया कि यहाँ भीख मांगने का अलग ही सिस्टम है। यहाँ भीख मांगने के लिए पहले रजिस्टर्ड होना पड़ता है। फिर हसन मुझे एक दुकान में ले आए। उस दुकान में फटे पुराने कपड़ों के लिए एक लॉकर दिया जाता था और कुछ पेपरों पर दस्तखत भी कराए जाते थे। काम पर जाने से पहले दस्तखत कराए जाते हैं, फिर काम से लौटने के बाद भी कराए जाते थे। मैंने और हसन ने भीख मांगने का काम शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था, लेकिन फिर मजबूरी में ही सही, लेकिन मेरी आदत पड़ गई। धीरे धीरे करके 4-5 दिन में ही हमारे पास इतना पैसा हो गया कि हमने आराम से कर्जा उतार दिया। फिर मैंने हसन से कहा, हसन हम लोगों को ये काम बंद कर देना चाहिए। मेरी बात सुनकर हसन बहुत गुस्सा हो गए, कहने लगे, पागल हो गई हो, बिना मेहनत किए इतने पैसे हाथ आ रहा है और तुम इसे छोड़ना चाहती हो। हसन ने मेरी बात नहीं मानी और वो लगातार भीख मांगते रहे। भीख मांगकर हसन बहुत पैसे कमा रहे थे, जैसे पैसे की बारिश हो रही हो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता था कि हसन इतने पैसे डालते कहाँ हैं, क्योंकि घर में खाना भी उसी सस्ते होटल से आता था और घर में हसन को इस्तेमाल की चीज भी नहीं लाते थे। बस उन चीजों पर ही गुजारा हो रहा
था। एक बार मैंने हसन से इस बारे में पूछा तो हसन ने मुझे डांट कर चुप करा दिया। हसन का गुस्सा देखकर मैं चुप हो गई थी। व्हील चेयर पर भीख मांगते मांगते मुझे 12 दिन हो चुके थे। मुझे बहुत अजीब लगता था। खुदा ने मुझे चारों हाथ पैर दिए थे, फिर भी मैं अपाहिज बनकर लोगों से भीख मांगती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने हसन से कहा कि मैं व्हील चेयर पर बैठकर भीख नहीं मांगूंगी। आपने ज्यादा जिद की तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगी। कुछ सोचकर हसन ने मेरी बात मान ली। फिर हम पुराने तरीके से ही भीख मांगने लगे। एक दिन हसन मेरे पास आए, कहने लगे, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं जाएंगे। पता नहीं हसन कहाँ ले जाने की बात कर रहे थे। थोड़ी देर में हम घर से बाहर आ चुके थे। वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। हसन ने मुझे गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा किया, लेकिन मुझे हसन के बिना गाड़ी में बैठते हुए डर लग रहा था। मैंने हसन से कहा कि आप मेरे साथ बैठे, लेकिन हसन ने मना कर दिया। तो फिर मैंने भी गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। हसन ने मुझे समझाया, ये आदमी मेरा दोस्त है, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं बस अभी 2 मिनट में आता हूँ। हसन मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर न जाने कहाँ चला गया था। इतनी देर में उस आदमी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और मुझे लेकर चल दिया। गाड़ी के स्टार्ट होते ही मैं चीखने लगी थी। उस आदमी ने गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ा दिया और मुझे एक बहुत ही वीरान जगह पर ले आया। मैं जोर जोर से चीख रही थी। डर के मारे मेरी दिल की धड़कन बंद होने वाली थी। सुनसान जगह पर एक गाड़ी में एक अनजान आदमी के साथ मैं अकेली, कुछ भी हो सकता था। मेरे बहुत चीखने पर उस आदमी ने मुझे चुप कराया और कहा, बहन चुप हो जाओ, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। ये क्या कह रहे हो? इस आदमी ने मेरे सामने मोबाइल पर एक वीडियो ऑन कर दिया। वीडियो देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर पर बिजली गिरी हो। वो आदमी सही कह रहा था, उसने सच में मेरी जान बचाई थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि हसन किसी से नोटों से भरा हुआ बैग ले रहा था और एक बैग वापस कर रहा था, यानी कि हसन गैर कानूनी धंधा करता था, लड़की और ड्रग्स सप्लाई करता था, यानी मुझसे भीख मंगवा कर जो पैसे जमा होते हैं उसमें वो गैर कानूनी बिजनेस कर रहा था। साथ ही खुद को बेकारी दिखाकर पुलिस की नजरों से बचा हुआ था। इस आदमी ने एक और धमाका मेरे सर पर किया। उसने कहा कि आज तुम्हारे शौहर ने तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया है और मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम्हारे शौहर को पकड़ने के लिए मैंने तुम्हारे शौहर के सामने तुम्हें एक रात के लिए खरीदने की बात की थी, जिस पर तुम्हारे शौहर फौरन मान गया। मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैंने तो तुम्हें एक रात के लिए इसलिए खरीदा है ताकि तुमसे सारी जानकारी हासिल कर सकूं। एक तुम ही हो जो हसन को पकड़वाने में पुलिस की मदद कर सकती हो। तुम हमें हसन के अड्डे का पता बता दो। हसन इस काम में अकेला नहीं है, पूरा गैंग है जो हसन के साथ मिलकर काम करता है। तुम्हारी एक छोटी सी मदद से न जाने कितने लोगों की जिंदगी यहाँ बर्बाद होने से बच जाएगी। हसन ने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुमसे भीख मंगवा कर अपने कारोबार को बढ़ा सके। इसलिए पाकिस्तान में हसन की कोई बहन नहीं है। हसन की बहन बनकर जो तुम्हारे घर गई थी वो भी हसन की गैंग की एक लड़की है। अगर तुमने पुलिस की मदद कर दी तो तुम अपने घर भी जा सकोगी, क्योंकि पुलिस तुम्हारी पूरी मदद करेगी। लेकिन अगर तुमने पुलिस की मदद नहीं की तो हमें मजबूरन तुम्हें भी अरेस्ट करना पड़ेगा। इस आदमी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हसन की बेवफाई पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोच लिया था कि मैं पुलिस वालों की मदद जरूर करूंगी। मैंने पुलिस को उस टूटी फूटी दुकान के बारे में बता दिया कि वहीं जाकर हसन दस्तखत करता है और अपना होलिया तब्दील करता है। जरूर इसके बिजनेस के ताल्लुक इस दुकान से जुड़े हैं। अब इस पुलिस वाले ने मुझे हसन के पास नहीं भेजा और मेरा इंतजाम करके मुझे पाकिस्तान वापस भेज दिया। उस दुकान पर छापा मारकर हसन को पकड़ा दिया गया था। इसके पूरे गैंग का पर्दाफाश हो गया था। पाकिस्तान आकर मैं अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई, अपनी गलतियों पर खूब पछताई कि मैंने आपकी बात ना मानकर ना तो पढ़ाई की और ना ही घर का कोई काम काज सीखा, जिसका मुझे ये सिला मिला कि आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मेरी हालत देखकर, मेरी कहानी सुनकर मेरी माँ ने अपना सर पीट लिया। कुछ ही दिनों बाद हसन की तरफ से मुझे तलाक के पेपर आ गए थे। हसन पुलिस की हिरासत में था। इसे कड़ी सी कड़ी सजा सुनाई गई थी। मेरे पापा ने मुझे दिलासा दिया था। मेरे पापा ने ही मुझे समझाया कि पुरानी बातों को लेकर मत बैठी रहो। अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, 20 साल की उम्र है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। आज पापा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने का इरादा कर लिया, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी अनपढ़ बनकर नहीं गुजार सकती। मेरे पापा ने गांव का घर बेच दिया और शहर में एक छोटा सा घर खरीद लिया और वहीं कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया। आज मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। जिंदगी में एक ठहराव आ गया है। मेरी जिंदगी में जो मेरे साथ सब कुछ हुआ था उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। इन गुजरे सालों में न जाने कितने लड़कों ने मुझसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन मैंने किसी की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि प्यार मोहब्बत तो जैसे लफ्जों से मेरा यकीन उठ गया है। लगता नहीं कि मैं किसी पर दोबारा यकीन कर पाऊंगी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी। मेरी माँ को मेरी टेंशन लगी
लगी रहती है। वो मुझसे जिद करती है कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैं हर बार मना कर देती हूँ। मुझे अब शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस अभी मेरा एक ही ख्वाब है कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी आर्मी डॉक्टर बन जाऊं और खुद के पैरों पर खड़ी होकर सुकून से जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, जब तक कि हसन का दिया हुआ जख्म मेरे दिल से पूरी तरह ना मिट जाए। दोस्तों, मेरे लिए दुआ करना कि हसन के दिए हुए जख्मों को मैं जल्द ही भूल जाऊं और एक अच्छे से लड़के पर भरोसा करके अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकूं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो आप इस कहानी को जरूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।